वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गिवन एज स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। ठीक है, तो ये जनरली एक स्मॉल स्केल बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। टोटल आपके सामने 11 पॉइंट्स दिए गए, टोटल 11 पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में कि क्या दिया गया है। देखो, ये इंपॉर्टेंट रखता है एज पर योर एग्जामिनेशन टू। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के हिसाब से भी आप लोग याद रखिएगा। देखो, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया है। पहला दिया है डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। अब देखो, बिजनेस एरिया का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहां से आपके पर्टिकुलर उस बिजनेस को चलाने में मदद मिले, कस्टमर्स अवेलेबल हो ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को उस तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। पहले लोकेशन वगैरह देख लेना। देखो क्या बोलता है, वन नीड टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेस वन वांट टू सेटअप। तो ये क्या बोला गया है कि सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन बना लो कि कहाँ पे सेटअप किया है, देन आफ्टर आप उसको सेटअप करना। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेदर वन विश टू सेट अप अ कॉर्पोरेशन, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज टू एनालाइज द स्ट्रेंथ वीकनेस व्हाइल deciding the entrepreneurship career. This analyzing help in knowing what type and size of business will be most suitable. तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि कौन से टाइप का बिजनेस चालू करेगा। कॉर्पोरेशन में चालू करना है, प्रोप्राइटरशिप चालू करना है या पार्टनरशिप चालू करना है। देखो, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप जो है चैप्टर नंबर 4 देख लो। इस चैनल पे वो भी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये समझ गए होंगे। तो इसके आगे क्या बोलता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जैसे चालू करना है तो उसके लिए बहुत कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, जैसे आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस या डिसाइड करना पड़ेगा। ये सभी चीजों की वजह से अपने बिजनेस का कैरियर, एंटरप्रेन्योरशिप इन द सेंस की इसका मतलब है बिजनेस। तो ये सब एनालाइज करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप कौन से टाइप का बिजनेस चालू करो और कितने साइज का बिजनेस होना चाहिए, तो ताकि वो उस समय के हिसाब से और उस प्लेस के हिसाब से अनुकूल हो, उसके हिसाब से सिचुएटेड हो, सुटेबल हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट इन द सेंस कि बिजनेस के इंटरनल को भी हम एनवायरनमेंट कहेंगे, बिजनेस के बाहरी इलाके को भी एनवायरनमेंट कहेंगे। देखो, एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा बिजनेस के हिसाब से समझना। बिफोर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इट इज ऑलवेज एसेंशियल टू study and understand the prevailing businesses environment in which they operate, a particular industrial policy, economic policy, licensing policy, legal environment and technological environment. The environment impact a lot in setting up proper industries. तो क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो ये कि बिजनेस को चालू करने से पहले उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को जान ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब उस बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देख लो, यानी कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है तो उसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन दिया। इकोनॉमिक पॉलिसी को जान लो कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बताया है उस इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे। लाइसेंसिंग पॉलिसी, यानी कि जनरली अगर पार्टनरशिप चालू कर रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रोप्राइटर चालू कर रहे हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ये लाइसेंसिंग पॉलिसी भी देख लो। लीगल एनवायरनमेंट भी देख लो। लीगल एनवायरनमेंट मतलब हम अगर पार्टनरशिप चालू कर रहे हैं तो कौन से एक्ट के अंदर, कौन से कानून के तहत आते हैं, तो वो उसको आप पहचान लो। ठीक है, और टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को प्रॉपर कैसे यूज करना है उसके बारे में पहचाना। तो ये सब अगर आप सभी को अच्छे से पता होगा तो बिजनेस आप अच्छे से चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, वही लास्ट में बता रहा है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। देखो, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के वजह से आपका बिजनेस सेटअप होगा। अगर प्रोडक्ट ही नहीं तो भाई बेचोगे क्या, राइट ना। तो इसके लिए क्या बोला गया, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। देखो, वन नीड टू डिसाइड द प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर और द सर्विसेज टू ऑफर while choosing the product or services which one want to offer, one must conduct a good marketing research and learn about the prevailing competitions in the market. तो क्या बोला गया है कि आपने प्रोडक्ट तो डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट डिसाइड करते ही कहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज की आप जो भी ऑफर दे रहे हो सामने वाले को या फिर आप कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स इस गुड्स को पाकर खुश है नहीं खुश है ये सब भी आपको पता रहना चाहिए, जिसके वजह से आप क्या करोगे, अपने बिजनेसेस को जितना ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाओगे उतना ज्यादा कंपटीशन को झेलोगे, उतना ज्यादा आप मार्केट में रह पाओगे।
राइट। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। अब सिलेक्शन ऑफ प्लेस देखो इसी को दर्शा रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं। ये डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया था ना, यहाँ पे सिर्फ आप डिसाइड कर रहे थे कि ये प्लेस पे जाना है। अब डिसाइड कर लिया तो उस प्लेस को आप चूज करोगे, दैट इज नोन एज सिलेक्शन ऑफ प्लेस। इसको हम लोकेशंस भी कहेंगे। देखो वन नीड टू चूज अ लोकेशन टू सेट अप स्मॉल स्केल बिजनेस। While choosing the location, factors such as nearest to market, source of availability of raw material, labor, transportation, services, modern infrastructural facility and other things are considered. Location determine the success or failure of the business। तो क्या बोला गया, सबसे पहले तो आपने डिसाइड किया कि कौन से लोकेशन में जाना है। आप सेलेक्ट कर रहे हो जब प्लेस, तो यहाँ पे आपके पास सब कुछ होना चाहिए, जैसे नियरेस्ट टू मार्केट, यानी कि जो भी बिजनेस होगा तो मार्केट में रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपके हिसाब, आपके बिजनेस के हिसाब से क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, लेबर वगैरह अवेलेबल है या नहीं, उसका इंपॉर्टेंस है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट करता है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है या नहीं, ठीक है। तो या फिर बिजनेस से रिलेटेड और भी अलग अलग चीजें जो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो सब होना जरूरी है। यही सब डिसाइड करता है, लोकेशन ही डिसाइड करता है बिजनेस सक्सेस होगा या फेल्यूर होगा, राइट ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आपके बिजनेस के हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उसको भी ध्यान में रखते हुए बता रहा है। देखो टू मैन्युफैक्चरिंग एनी आइटम टेक्नोलॉजी इज यूज। एंटरप्रेन्योर सच possess information of all available technology and its suitabilities. It will be also useful to determine the needs of money, material, equipments to be installed। तो क्या बोला गया, टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। अगर टेक्नोलॉजी आपके अनुकूल ना हो तो फिर आपका नुकसान तय है। तो टेक्नोलॉजी भी आपके हिसाब से, आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड करो कि कौन सा टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस के लिए चाहिए, ताकि आप अपनी जरूरतें को पूरा कर सकते हो, कर सकोगे। अगला बात करते हैं बिजनेस प्रपोजल। अब बिजनेस प्रपोजल का मतलब कि सामने वाला बिजनेस अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दे रहा है तो क्या आप उसके काबिल हो, कर सकते हो। तो बिजनेस प्रपोजल में देखो, प्रोजेक्ट अप्रेजल मींस द असेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इट इज technique for analyzing of a scheme or project while preparing to set up an enterprise. The entrepreneur has to appraise the project carefully from the economic, financial, technical, market, social and मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या बोला गया है, जैसे इसके हाथ में प्रोजेक्ट आता है तो उसको जो है पहले, सबसे पहले असेसमेंट करे और एनालाइज करे क्या वो प्रोजेक्ट वो कर सकता है या नहीं कर सकता, बिजनेस के लिए फायदा है या नुकसान है। तो एंटरप्राइज उसको अप्रिशिएट करे और प्रोजेक्ट को अच्छे से देखे, ताकि वो जो है अपने बिजनेस के लिए डिसाइड कर सके। और क्या डिसाइड कर सके, ताकि वो आपके इकोनॉमी को बढ़ा सकता है, नहीं फाइनेंशियल कमी को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता, टेक्निकल को पूरा कर सकता है या नहीं, मार्केट में अपना नाम बना सकता है या नहीं, सोशल और मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मैनेज वगैरह ये सबसे रिलेटेड, राइट ना। तो ये सब आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं फाइनेंशियल, फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस का मतलब क्या है, पैसे से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि बिजनेस के अंदर बात किया जाए तो बिजनेस में अगर पैसा है तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, पैसा ही नहीं है तो बिजनेस भी डूब जाएगा, क्योंकि पैसा से सब कुछ चलता है। देखो, फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइजेस। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइजेस का मतलब जो पैसा है, जैसे लाइफ ब्लड इसको बोला जाता है कि जैसे कि एक इंसान है तो उस इंसान के अंदर जब तक खून है वो जिंदा है, अगर खून नहीं रहेगा तो वो जिंदा भी नहीं रहेगा। दैट इज नोन एज पैसा बिजनेस के अंदर लाइफ ब्लड की तरह काम करता है। अगर पैसा है तो लाइफ चलते रहेगा बिजनेस का, अगर पैसा नहीं है तो लाइफ भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, इसका मतलब होता है बिजनेस। आप लोग याद रखना, ठीक है, इसका मतलब बिजनेस होता है। देखो, सो द नेक्स्ट बिग स्टेप टू अरेंज द फाइनेंस, नो बिजनेस कैन बी क्रिएटेड विदाउट जीरो कैपिटल। इफ डजंट हैव इनफ फाइनेंस देन बिजनेस बेस्ट वे टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या बोला गया है, सीधा वही बात कह रहा है कि जो भी बिजनेस है उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा फाइनेंस का। अगर बिजनेस में पैसा ना हो तो बिजनेस भी चालू नहीं किया जा सकता, जीरो कैपिटल पे तो बिजनेस चालू होता ही नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, इनफ पैसा नहीं है, इनफ पैसा का मतलब होता है एडवोकेट फाइनेंस, ठीक है। अगर उसके हिसाब से उतना पैसा नहीं है ताकि बिजनेस चला सके, तो वो सबसे बेस्ट वे है कि वो कहीं बाहर से बोरो कर ले। बोरो मतलब उधार ले ले, लोन ले ले, किसी से मांग ले, ठीक है, ये सब है। अगला बात करते हैं हम, अगला है रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब बिजनेस को जो है रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य है। विदाउट रजिस्ट्रेशन बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता।
ठीक है, अगर ऐसा बिजनेस है कि जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, इसके बिना वो नहीं बढ़ेगा। देखो क्या बोलता है कि इट इज ऑलवेज वर्थ वाइल टू गेट यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। द एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC after having duly filled an application form. He has to submit the application with all relevant document in the local DIC। देखो एक लोकल बिजनेसेस को रजिस्ट्रेशन अगर करना गवर्नमेंट के साथ तो उसके लिए ऑप्शन है ये DIC, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, यानी कि वो सारे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर फिलअप करे और फिलअप करके ऐसे DIC के पास जाकर सबमिट कर दे और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं इस एक्चुअल अरेंजमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। देखो एक्चुअल अरेंजमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसको रिसोर्सेज की तो जरूरत पड़ेगी, तो उसमें जो रिसोर्सेज है ये सब कहलाएंगे। पहला क्या दिया है, फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब देखो, दिस इंक्लूड एलोकेटिंग स्पेस फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस एंड चूजिंग प्रोडक्शन मेथड। वन इज रिक्वायर्ड टू परचेस मशीनरी एंड हायर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो फिजिकल रिसोर्सेज मतलब सिंपल है कि यहाँ पे वो प्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो उसके लिए जो प्रॉपर परचेस करे ताकि बिजनेस अच्छे से चल सके, चाहे वो एक एम्प्लॉय हो या फिर एक मशीनरी की बात किया जाए। देख ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई। देखो अगर इंडस्ट्री है तो पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस है तो पावर की जरूरत पड़ेगी और पानी की भी जरूरत पड़ेगी अगर इंडस्ट्री से है तो। ठीक है, तो उसको प्रॉपर वे में उसका अरेंजमेंट्स करना। देखो दिस साइड वेयर द एंटरप्राइजेस विल बी लोकेटेड शुड एदर हैव एडवोकेट पावर कनेक्शन और इट शुड बी अरेंज। The entrepreneur can calculate the total power requirements and determine the nearest pole from which power will be available for business, and it can be materiality affect the installation cost। तो क्या बोला गया, पावर भी सही ढंग से होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए ताकि बिजनेस अच्छे से चल सके। अगर उसके पास पावर जो है एडवोकेट में नहीं है, जितना चाहिए उतना कनेक्शंस नहीं है, तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अरेंज जो है पावर जो रिक्वायरमेंट्स है वो जो है अपने नियरेस्ट पावर सप्लाई जो नियरेस्ट पोल है वहां से वो अरेंजमेंट कर सकता है और अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकता है और इंस्टॉल कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब वो सारे लोग जो भी बिजनेस में एक इंसान काम कर रहा है, दैट इज नोन एज मैन पावर भी कहा जाएगा इनको। देखो once machines are installed, the need of manpower arising to run them, so the quantum of and type of manpower are to be decided। The source of getting desired labor is also important। This follow the requirement training and placement। तो क्या बोला गया है कि मशीन से अगर सब कुछ अच्छे से लग गया तो यहाँ पे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और मैन पावर को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज वगैरह ये सबको या वर्कर्स वगैरह ये सबको भर्ती करना पड़ेगा, राइट ना, जितना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, तो जितना भी जरूरत है उस हिसाब से लेबर को रखना और उस लेबर को अपॉइंटमेंट करना। अगर लेबर नहीं है तो उनका रिक्वायरमेंट करो। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है इंटरव्यू लेना, सिलेक्शन करना। ठीक है, और फिर उसका ट्रेनिंग दो और फिर उसके बाद प्लेसमेंट दो। प्लेसमेंट का मतलब उनके हिसाब से उनके जगह पे बिठाना, उनके हिसाब से उनके काम के हिसाब से उनको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फंक्शन। अब देखो प्रोडक्शन मतलब गुड्स को बनाना और मार्केटिंग फंक्शन मतलब उसका प्रचार करना, याद रखना। देखो प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप वन स्मॉल स्केल बिजनेस इज स्टार्टेड। मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एज फार एज द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज कंसर्न, राइट। मार्केटिंग एंड बिजनेस एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द नेक्स्ट step of setting up business small scale industry। Online business directory or various traditional form of advertising can gain exposure for businesses। तो क्या बोला गया है, एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। तो बोला गया है कि अगर आपका बिजनेस सेटअप हो गया, प्रोडक्शन हो गया, अब प्रोडक्शन के बाद आपको मार्केटिंग भी तो निभाना है ताकि आपके गुड्स जो है मार्केटिंग के वजह से, बिजनेस एडवर्टाइजिंग के वजह से कस्टमर तक पहुंच सके। तो यही बोला गया ऑनलाइन बिजनेस में भी मार्केटिंग किया जाता है। चाहे आप देख रहे होंगे आज के जमाने में मोबाइल में देखो कितने सारे मार्केटिंग फंक्शंस आ गए हैं, राइट ना। आगे बात करते हैं रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। अब रिव्यू और फीडबैक फ्यूचर चेंजेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो अगर आपने आज प्रोडक्ट बनाया है, कस्टमर को दिया है, तो आपको थोड़ी पता होगा कि वो प्रोडक्ट किस तरीके का है, कैसा चल रहा है,
राइट ना। अगर आप किसी को दोगे, कस्टमर से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या खराबी है। कैसे पता चलेगा? इस इस फीडबैक की वजह से पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट में क्या खामी है। अगर आपको पता चलता है कि उस प्रोडक्ट में जो भी खामी है, तो उसको लेकर फ्यूचर में आप चेंजेस कर सकते हो, और फ्यूचर में चेंजेस करके फिर से लेकर आ सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। वंस यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, देन you need to review all the and analysis all the products while taking the decision, and if there is any negative point, then you have to change in the future period, यानी जो भी फ्यूचर में आपको चेंज करके फिर से रिलीज करना पड़ेगा। देखो क्या बोलता है, periodically monitoring and evaluation not only of market but also production quality and profitability help to knowing where the firm। तो क्या बोला गया, periodically monitor अगर आप करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, और उसको जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वालिटी अगर उनके हिसाब से चेंजेस हो रहा है, तो इससे जो है आपको मदद मिलेगा, सेलिंग ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी होगा, राइट। आगे क्या बोलता है यहाँ पे, आगे की बात करते हैं कि where the firm stand in competition to the performance envisaged in the business plan, ठीक है। It also identify the direction of future growth, ठीक है। It can be conclude that setting up small scale business is not a difficult task। तो क्या बोला गया है कि आज जो है जिस हिसाब से आज कंपैरिजन किया जा रहा है, तो उसके वजह से जो परफॉर्मेंस है वो भी बिजनेस प्लान के हिसाब से, और आज के जमाने में अगर आप देखोगे फ्यूचर को ग्रोथ करते हुए देखते हुए, यहाँ पे स्मॉल स्केल बिजनेस को चालू करना भी बड़ी बात नहीं है। आप कम पैसे में बिजनेस को चालू किया जा सकता है, बस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। देखो आगे क्या बोलता है, दिस स्टेप टू सेट अप स्मॉल स्केल बिजनेस आर सिंपल एंड इजी देन द लार्ज स्केल बिजनेस। सो वन वांट टू सेट अप बिजनेस, वन can surely go for it. It is profitable easily and help the growth the economic of the country। तो क्या बोला गया है, अगर आप देखोगे तो जनरली जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है उसको इजी सेटअप आप किया जा सकता है लार्ज स्केल बिजनेस के कंपैरिजन में। अब लार्ज स्केल बिजनेस को सेटअप करना तो इजी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस को सेटअप करना है तो ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, बस नॉलेज लगेगी, कम पैसे में सेटअप किया जा सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, बल्कि कंट्री को भी डेवलप करेगा। अलग अलग सोर्स है, क्योंकि एम्प्लॉयज को डेवलप करेगा, एम्प्लॉयज के बाद फिर कंट्री को भी डेवलप करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस का खत्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।